ओके स्टूडेंट्स, अब पैसिव ट्रांसपोर्ट में पहली एग्जांपल कौन सी करनी है हमने? डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन के बाद हम करेंगे फैसिलिटेड डिफ्यूजन और उसके बाद करेंगे हम ऑस्मोसिस। देखो इसमें कुछ सिमिलरिटीज हैं, मैं अभी बता देता हूं आपको ताकि आपको बाद में फाइनली देखो नॉलेज में क्या होता है, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो स्टार्टिंग में उसकी जो है बेसिक कंक्लूजन जो है आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर आपको बेसिक कंक्लूजन पहले से पता होगा तो आपको थ्योरी समझने में और जो पूरा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं किस चीज को किसके साथ कंपेयर करने में बहुत ईजी हो जाता है। तो डिफ्यूजन में और फैसिलिटेड डिफ्यूजन में और ऑस्मोसिस में मेन डिफरेंस क्या है? देखो डिफ्यूजन में कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ जाएंगे विदाउट द यूज ऑफ एटीपी, क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट है तीनों। तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, यहां पे सेल मेम्ब्रेन हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, ठीक है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है कि देखो जब मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया था, मैंने आपको क्या बताया था कि ये किससे बनी है? फॉस्फोबाइलिपिड लेयर, और बाहर की तरफ क्या है? प्रोटीन्स। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि कोई सब्सटेंस जो है इस प्रोटीन के साथ बॉन्ड बना देता है और ये प्रोटीन मूव होते हुए उस सब्सटेंस को, ये आउटसाइड था ये इनसाइड है सेल का, है ना, ऐसे 360 डिग्री अगर हम बनाएं, ये सेल मेम्ब्रेन आ गई, तो ये जो प्रोटीन है ये जो सब्सटेंस है ये प्रोटीन इसको अंदर ले आएगा। कोई एनर्जी यूज नहीं हुई है, बस एक मॉलिक्यूल ने इस प्रोटीन के साथ, ये डिटेल में बताऊंगा, बस कंपैरिजन आगे आप कर पाओ इसलिए इतना बता रहा हूं। ये सब्सटेंस जो है हमारी सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन के साथ इसने बॉन्ड बना दिया, ये प्रोटीन जो है मूव करता हुआ अंदर की तरफ, आपको पता है प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड्स मूव करते हैं, अब इनको बोलते हैं हम कैरियर प्रोटीन्स। ये कैरियर प्रोटीन्स ने इसको अंदर हमारे सेल के अंदर ले आया, कोई एटीपी यूज नहीं हुआ। दिस इज कॉल्ड फैसिलिटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन में किसका रोल है? कैरियर प्रोटीन का। ऑस्मोसिस क्या है? देखो डिफ्यूजन में हम बात करते हैं सल्यूट की। आपको पता है एक सॉल्यूशन बनता है तो सल्यूट और सॉल्वेंट होता है। अब सॉल्वेंट कुछ मर्जी हो, सल्यूट जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। बस अभी समझ लो, मुझे पता है मैं बिट्स में बता रहा हूं, अभी हम ये टॉपिक फिर स्टार्ट करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो जो सल्यूट है यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑस्मोसिस में हम स्ट्रिक्टली बात करते हैं लिक्विड की मूवमेंट की, बस इतना याद रखना। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता एक टॉपिक जो है आपका क्लियर करवा दूंगा। डिफ्यूजन में हम किसी भी चीज की मूवमेंट की बात कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, लेकिन ऑस्मोसिस में हम सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स या किसी लिक्विड की मूवमेंट की बात करते हैं। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में कोई सब्सटेंस जो है वो कैरियर प्रोटीन के साथ अटैच होकर उस कैरियर प्रोटीन की हेल्प से सेल के अंदर आ जाता है। ये एक थोड़ा बेसिक सा, अब हम आराम से प्रॉपर डेफिनेशन, एग्जांपल्स, वो सारी चीजें करेंगे। तो देखो डिफ्यूजन जो है, पहली बात क्या है, ये एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। डिफ्यूजन इज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, मतलब इसमें कोई एटीपी यूज होने वाला नहीं है। तो डिफ्यूजन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज द मूवमेंट ऑफ सल्यूट मॉलिक्यूल्स। अब सल्यूट मॉलिक्यूल कैसा हो सकता है? ये बताया मैंने, सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, या गैस मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो इट इज द मूवमेंट ऑफ सल्यूट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम, कैसे होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट में? अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इट इज द मूवमेंट ऑफ सल्यूट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन to their lower concentration without the use of
यूज ऑफ एटीपी विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी, ये डेफिनेशन है हमारी डिफ्यूजन की, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज द मूवमेंट ऑफ सल्यूट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन विदाउट द यूज ऑफ एटीपी टिल इक्विलिब्रियम रीचेस। ये पॉइंट भी ये और ज्यादा डेफिनेशन को कंप्लीट कर देगा। टिल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड या रीचेस। अब ये इक्विलिब्रियम क्या आ गया? अभी तक तो सारी चीजें आपको समझ आ गई थी। ये इक्विलिब्रियम क्या होता है? देखो इक्विलिब्रियम होता है कि अगर यहाँ पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पे लोअर कम मॉलिक्यूल्स थे, तो मॉलिक्यूल्स अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। कब तक जाते हैं? कब तक जाते हैं? अगर यहाँ पे समझ लो 15 मॉलिक्यूल्स थे और यहाँ पे हम मान लेते हैं 5 मॉलिक्यूल्स थे, तो कब तक ये मूवमेंट होगी? जब तक दोनों जगह मॉलिक्यूल्स बराबर ना हो जाए, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट 0 ना हो जाए, कोई डिफरेंस ना रहे। तो 5 मॉलिक्यूल्स यहां और जाएंगे तो यहां पे 10 हो जाएंगे और यहां पे भी 10 हो जाएंगे। अब दिस स्टेज इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। इसके बाद कोई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग जो है मूवमेंट नहीं होगी, ये इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपके नीट में आपको असर्शन एंड रीजन के तौर पे आपको पूछी जा सकती है। क्या कि कब तक पैसिव ट्रांसपोर्ट कब तक होता है? जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आता। इक्विलिब्रियम क्या होता है? मतलब दोनों जगह पे मॉलिक्यूल्स जब तक बराबर नहीं हो जाते तब तक हम बोलते हैं इसको कि इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, इतना हो गया। अब डेफिनेशन फिर से पढ़ लो एक बार। इट इज द मूवमेंट ऑफ सल्यूट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन विदाउट द यूज ऑफ एटीपी टिल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। और डिफ्यूजन में आपको मैंने एक चीज बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इन दिस प्रोसेस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। इन दिस प्रोसेस सेमी permeable membrane may or may not be present। ठीक है, may or may not be present, सिंपल। ठीक है, अब ये लाइन का मतलब आपको कब समझ आएगा? जब आपको मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा तो ये लाइन का मतलब आपको समझ आ जाएगा कि डिफ्यूजन के किस प्रोसेसेस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है और किन प्रोसेसेस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स जब समझाऊंगा तो ज्यादा बेटर से आपको इस लाइन का मतलब समझ आ जाएगा। ये हो गया आपका। ठीक है, अब यहां पे हमने क्या करना है कि डिफ्यूजन प्रोसेसेस में मैंने आपको बताया था कि जो सल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकती हैं। तो एग्जांपल्स कर लेते हैं कि सॉलिड मॉलिक्यूल्स कब होंगे, सल्यूट जो है वो सॉलिड कब होगा। ठीक है, सॉलिड सल्यूट कब होगा? देखो, अगर यहां पे इस जगह पे मैं कोई कंपाउंड को आग लगाता हूं, किसी लकड़ी को आग लगाता हूं, तो उससे क्या होगा? धुआं उठेगा। लेकिन धुएं के साथ साथ आपको पता है कुछ अनबर्न्ड कार्बन भी होता है ना, कुछ एशेज भी होती हैं, वो सॉलिड सल्यूट है। क्यों? क्योंकि आप देखो वो सॉलिड फॉर्म में और यहां से अपनी हायर कंसेंट्रेशन से ग्रेडियंट से वो कहां जाएगा? हवा में फैलेगा। हवा में उसका क्या होगा? डिफ्यूजन होगा। तो देखो ये डिफ्यूजन की एक एग्जांपल भी बन गई कि जब कोई चीज जलता है तो जो अनबर्न्ड कार्बन है वो अपनी हायर कंसेंट्रेशन से अपनी लोअर कंसेंट्रेशन की ग्रेडियंट की तरफ जाता है। पूरी मतलब पूरी एरिया में जो हवा है उसमें वो फैल जाएगा। तो अनबर्न्ड कार्बन जो है, अनबर्न्ड कार्बन जो है उसको हम सॉलिड सल्यूट की एग्जांपल में लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो, यहां पे क्या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है? नहीं है। यहां से आग लगाई आपने, धुआं उठा, धुएं में अनबर्न्ड कार्बन, वो जो काले से पार्टिकल्स होते हैं, ब्लैक कार्बन जो पार्टिकल्स होते हैं, वो बिल्कुल हवा में उनका डिफ्यूजन हो गया।
अपनी हायर कंसेंट्रेशन से अपनी लोअर कंसेंट्रेशन में चले गए, कोई एनर्जी यूज नहीं हुई और कोई बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी नहीं थी। तो देखो इस प्रोसेस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं थी। और लिक्विड सॉल्यूट कब होगा? लिक्विड सॉल्यूट कब होगा? तो अगर आप लाइम जूस की बात करो, लाइम जूस की बात करो, तो अगर जब पानी में आप नींबू निचोड़ते हो तो वो जो नींबू जो है ना, उसका जो जूस होता है वो लिक्विड फॉर्म में, वो लिक्विड जूस जो है क्या पानी में पूरा मिक्सअप हो जाता है खुद ब खुद, है ना, उसके मॉलिक्यूल्स पानी में मिक्स हो जाते हैं। तो वो भी क्या हो रहा है? डिफ्यूजन हो रहा है। नींबू के मॉलिक्यूल्स अपनी हायर कंसेंट्रेशन, मतलब जहां पे आपने उसको गिराया वो पूरे पानी में आहिस्ता आहिस्ता मिक्स हो जाता है। क्या वहीं पे रहता है जहां पे उसकी बूंद गिरी थी? क्या उतने ही एरिया में रहता है? नहीं ना। तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो हैं लाइम के, है ना, नींबू के, वो पूरे के पूरे पानी में ऐसे डिफ्यूज हो जाएंगे। तो ये भी एक डिफ्यूजन प्रोसेस है, लेकिन इसमें सॉल्यूट क्या है? लिक्विड, ठीक है। और गैसियस सॉल्यूट, गैसियस सॉल्यूट, जैसे आपको पता है पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिक्स होती है, सॉरी ऑक्सीजन मिक्स होता है। तो जो ऑक्सीजन है वो एक गैस है, वो एक गैसियस सॉल्यूट है जो पानी में मिक्स हो रहा है, ठीक है। ये आप जो है हमारे जैसे समुंदर है, जो हमारी रिवर्स है, तो वहां पे जो वाटर है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, उसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है। इसीलिए तो वो पानी से जो ऑक्सीजन है, वो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, फिशेस वगैरह है, उनको ऑक्सीजन कहां से मिलता है? जो पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है वही जो है इन फिशेस वगैरह को प्रोवाइड होता है। तो ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, ये एग्जांपल्स आ गई। देखो ये डिफ्यूजन की एग्जांपल्स भी बन गई हैं, और ये आपको इंडिविजुअल ये भी पता चल गया कि किस डिफ्यूजन में सॉलिड सॉल्यूट है, किस डिफ्यूजन में लिक्विड सॉल्यूट है, किस डिफ्यूजन में गैसियस सॉल्यूट है। ये सारी चीजें आपको इन एग्जांपल से पता चल गई। अभी और एग्जांपल्स मैंने बतानी है। अभी देखो ये सारी एग्जांपल्स वो थी जिसमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। अभी मैं आपको वो एग्जांपल्स भी बताऊंगा जिसमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, वो हम फाइनल लास्ट में करेंगे। उससे पहले हमें क्या करना है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन क्या है, कि जो डिफ्यूजन प्रोसेस है हमारा, उसको क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो अगला टॉपिक क्या होगा हमारा? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन, ठीक है। नंबर 1 इज टेम्परेचर, नंबर 1 इज टेम्परेचर। देखो अब मुझे ये बताओ कि टेम्परेचर से आपको क्या लगता है, डिफ्यूजन फास्ट हो जाएगा? अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो डिफ्यूजन फास्ट हो जाएगा या स्लो हो जाएगा? दिमाग लगाओ। देखो टेम्परेचर, अगर किसी मॉलिक्यूल्स को, है ना, अगर यहाँ पे कुछ हवा है, अगर उन मॉलिक्यूल्स को कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल है, अगर उन मॉलिक्यूल्स को आप टेम्परेचर उनका इंक्रीज करो तो उन मॉलिक्यूल्स की क्या इंक्रीज हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, है ना, वो ज्यादा रैंडमली मूव करेंगे, और जो चीज ज्यादा रैंडमली मूव करेगी वो और ज्यादा दूर जाएगी। तो मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिफ्यूजन क्या होता है? तेज हो जाता है। ये पहला पॉइंट याद रखना है हमने। if temperature is increased, rate of diffusion increases। याद रखना क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ molecules increases
ठीक है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है, तो उनका डिफ्यूजन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, पहली बात। दूसरा है हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को हम कैसे समझेंगे? सोचो, इस कमरे में 100 इंसान खड़े हैं। अब वो 100 इंसान क्या करेंगे? एक दूसरे को धक्का देंगे बाहर निकलने के लिए, है ना? तो जितनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा होगा उतने मॉलिक्यूल्स जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। तो जितना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा होता है तो उतना फास्ट डिफ्यूजन होता है। हायर द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हायर द कंसंट्रेशन gradient, higher is the diffusion, higher is the diffusion। ठीक है, सिंपल सा है। टेम्परेचर बढ़ाओगे डिफ्यूजन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ाओगे डिफ्यूजन बढ़ेगा। तीसरा है बहुत इंपॉर्टेंट हमारा डेंसिटी ऑफ द मीडियम। डेंसिटी ऑफ द मीडियम, कि जिस मीडियम में डिफ्यूजन हो रहा है उस मीडियम की डेंसिटी कैसी है, ध्यान से समझना। अभी एक एग्जांपल आपको मैंने बताई, इस कमरे में अगर 100 इंसान हैं तो इस कमरे की डेंसिटी क्या है? हाई है ना? आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इतने वॉल्यूम में जितना मास ज्यादा होगा, मतलब इसमें इस कमरे की डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो सोचो, अगर इस कमरे में 100 इंसान खड़े हैं तो इस कमरे की डेंसिटी क्या है? बहुत ज्यादा है। तो बाहर से जो इंसान अंदर आएगा, क्या वो इजीली अंदर आ जाएगा? नहीं, उसको जोर लगाना पड़ेगा, या शायद वो अंदर ही ना आ पाए। तो जिस मीडियम में चीजों को डिफ्यूज होना है, तो अगर यहां पे डेंसिटी ज्यादा है तो डिफ्यूजन क्या होगा? स्लो हो जाएगा। ठीक है, याद रखनी ये चीज। और वहीं पे अगर इस कमरे में सिर्फ 10 इंसान हो तो बाहर से जो इंसान आएगा, या बाहर से जो मॉलिक्यूल, हम बोले मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं हम, बाहर से जो मॉलिक्यूल अंदर आएगा वो इजीली अंदर आ जाएगा। तो डेंसिटी अगर कम होगी तो डिफ्यूजन की जो स्पीड है वो ज्यादा होगी, डेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो डिफ्यूजन की स्पीड कम होगी। ठीक है, तो इसके लिए एक स्पेशल लॉ दिया गया है जिसको हम बोलते हैं ग्राहम्स लॉ। ग्राहम्स लॉ। तो ग्राहम्स लॉ में बोला गया है कि जो डिफ्यूजन है, याद रखना, डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी जो है जितनी ज्यादा होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो डिफ्यूजन उतना कम होगा, डेंसिटी जितनी कम होगी डिफ्यूजन उतना ज्यादा होगा। दिस इज कॉल्ड ग्राहम्स लॉ। ये आपको मैंने समझा दिया। एक पॉइंट यहां पे और रह गया है हमें फैक्टर्स में, दैट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस को देखो हम कैसे समझते हैं। अगर कुछ मॉलिक्यूल्स यहां है, 1000 मॉलिक्यूल समझो यहां पे, अब 1000 मॉलिक्यूल्स जब डिफ्यूजन स्टार्ट होगा तो इस डिस्टेंस पे कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? सोच लो कि 1000 में से 500 यहां पहुंच गए। अब यहां से जब आगे जाएगा तो 500 में से 250 आगे चले गए। तो जितना जितना डिस्टेंस आगे जाएगा उतना उतना मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी, और जितना मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी उतना ही डिफ्यूजन की जो रेट है, डिफ्यूजन की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। तो डिस्टेंस से क्या होता है? डिस्टेंस से क्या होता है? डिफ्यूजन डिक्रीजेस, डिफ्यूजन डिक्रीजेस with increase in distance, कि डिस्टेंस जितना दूर बढ़ता जाएगा डिफ्यूजन उतना स्लो होता चला जाएगा। तो ये डिफ्यूजन था, फिर आपको मैंने उसकी प्रॉपर्टीज बताई, एग्जांपल्स बताई, और उसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन भी बता दिया। एक चीज यहां पे हमारी रह गई है, एग्जांपल्स। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ डिफ्यूजन।
एग्जाम्पल्स ऑफ डिफ्यूजन। देखो कुछ एग्जाम्पल्स आपको मैंने पहले बता दी जब मैंने आपको सॉलिड सोल्यूट, लिक्विड सोल्यूट और गैसियस सोल्यूट के बारे में बताया, तो वो सारी भी एग्जाम्पल्स थी किसकी, डिफ्यूजन की। कुछ और यहां पे पढ़ लेते हैं हम। एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस across alveolar membrane, across alveolar membrane। देखो, और एंड ब्लड वेसल्स भी लिख सकते हो आप साथ में, एंड ब्लड वेसल्स। जब हम ह्यूमन रेस्पिरेशन पढ़ेंगे वहां पे मैंने आपको डिटेल में ये प्रोसेस पढ़ाना है, बस अभी इतना समझ लो। जब हम सांस लेते हैं तो एयर जो है हमारे जो रेस्पिरेटरी पैसेज है, नोज, नेजल कैविटी, उसके बाद ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकस के बाद सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, और फाइनली कहां पहुंच जाती है, एल्व्यूलाई में, है ना। फाइनली जो वो एयर है कहां पहुंच जाती है, एल्व्यूलाई में। और एल्व्यूलाई के पास क्या होती है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। एल्व्यूलाई के पास क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं। अब देखो हमारे ब्लड में जो ब्लड लंग्स के पास जाता है, नॉर्मली उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है। जो ब्लड लंग्स के पास जाता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, और एल्व्यूलाई में जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ज्यादा होता है। तो यहां पे देखो क्या होता है, एल्व्यूलाई से ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड में डिफ्यूज होता है, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्व्यूलाई में चला जाता है। इसीलिए जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है ऑक्सीजन का फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड का फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन, दिस इज सिंपल डिफ्यूजन। ये सिंपल डिफ्यूजन है, कोई एनर्जी यहां पे यूज नहीं होती। लेकिन ये देखो, ये यहां पे एल्व्यूलाई की सेल मेम्ब्रेन है, और यहां पे ब्लड वेसल्स की जो सेल्स होंगे उनकी भी तो सेल मेम्ब्रेन होगी। तो यहां पे जो डिफ्यूजन हो रहा है वो अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन हो रहा है। तो ये वो एग्जांपल आ जाती है जहां मैं बोलता हूं कि डिफ्यूजन में सेल मेम्ब्रेन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जहां नहीं थी वो सारी एग्जांपल्स आपको मैंने बताई, ये वो एग्जांपल है जहां पे होती है, ठीक है। ये नंबर 2, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल इन एंटीरोसाइट्स। एंटीरोसाइट्स क्या होते हैं, हमारी एलिमेंट्री कैनाल के स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स होते हैं। इन सेल्स में क्या होता है, देखो इन सेल्स में नॉर्मली ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें माइक्रोविलाई होती है। किसमें, ये जो फैटी एसिड्स होंगे और जो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स होंगे, ये सिंपल डिफ्यूजन से सेल के अंदर आ जाते हैं। कौन से, याद रखना, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की बात कर रहा हूं मैं, बाकी चीजों की नहीं। तो ये भी एक सिंपल डिफ्यूजन की एग्जांपल है जहां पे सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है। और कौन सी एग्जांपल्स हैं डिफ्यूजन की, ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन आपको पता है कि लीफ के जो लोअर पार्ट में स्टोमेटा होते हैं, ओपनिंग्स होती है, वहां से वाटर वेपर्स जो है वो डिफ्यूज आउट होते हैं, है ना। अगर लीफ का देखो, लीफ का आपने 9th में इसका ट्रांसेक्शनल व्यू देखा होगा, तो सबसे ऊपर होती है अपर एपिडर्मिस, नीचे होती है लोअर एपिडर्मिस। यहां पे जो है सेल्स होते हैं, है ना, पेलिसेड, पैरेन्काइमा वगैरह, वो सारा आपने पढ़ा। ये एपिडर्मल सेल्स आ गए। फिर यहां पे क्या होते हैं, वो लूजली अरेंज्ड स्पॉन्जी लेयर, और नीचे भी हमारी लोअर एपिडर्मिस के सेल्स होते हैं। लेकिन लोअर एपिडर्मिस में क्या होते हैं, यहां पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में, अभी ज्यादा नहीं।
यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। तो इन सेल में से जो वाटर वेपर डिफ्यूज आउट होते हैं वो इन स्टोमेटा से बाहर आ जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। स्टोमेटा से जो वाटर वेपर्स है लीफ के, ये ऐसे सरफेस है, देखो ये सरफेस है, ये नीचे वाली सरफेस है, ये ऊपर वाली सरफेस है, और ये बीच में ये सारे सेल्स हैं। तो ऊपर वाली सरफेस को बोलते हैं अपर एपिडर्मिस, लोअर वाली सरफेस को बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस, और लोअर वाली सरफेस में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। और इनके बीच में जो ये सेल्स हैं, जब इनमें से वाटर वेपर रिलीज होते हैं तो ये वाटर वेपर जो है स्टोमेटा से बाहर आ जाते हैं। तो इसको बोलते हैं हम ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन जो है वो भी एक सिंपल डिफ्यूजन की एग्जांपल है। फोर्थ, फेरोमोन्स डिफ्यूजन। फेरोमोन्स क्या होते हैं? ये कुछ केमिकल्स होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके नेजल रेस्पिरेटरी ट्रैक से ये रिलीज आउट होते हैं टू अट्रैक्ट द फीमेल या मेल, है ना। अगर एक मेल है तो उसमें से ये जो फेरोमोन्स हैं वो रिलीज होते हैं, जिसके कारण जो उसी स्पीशीज की, उसी अपनी कम्युनिटी की जो फीमेल होती है वो मेल की तरफ अट्रैक्ट होती है। या अगर फीमेल में से ये फेरोमोन्स रिलीज हो रहे हैं तो मेल जो है फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये भी हमारा सिंपल डिफ्यूजन में एग्जांपल में आ जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी हमारी डिफ्यूजन की, ठीक है। तो ये हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो डिफ्यूजन प्रोसेस था वो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। इसके बाद हमारा दूसरा क्या रहेगा डिफ्यूजन के बाद? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद हम करेंगे ऑस्मोसिस, ठीक है। थैंक यू।